कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जब भी किसी कार्यक्रम को करते हैं या कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है, उस कार्यक्रम के पीछे बहुत सारी भावनाएं, संवेदनाएं और मकसद जुड़ा होता है। और जब तक उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को और उस लक्ष्य को, उस मकसद को जब तक हम हृदय से, दिल से अंगीकार न कर लें, तब तक उस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध नहीं होती और साथ में जो आयोजक होता है उसके हृदय को भी तसल्ली नहीं होती। इसलिए इस कार्यक्रम के लक्ष्य और मकसद को अपने दिलों की गहराई तक उतारने में भी हम सब लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहे श्रीमती पूनम मौर्य जी। कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके आभा मंडल से घोषित होकर के उनका सम्मान करते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और पूर्वांचल की सर्जनी पर सर्व समाज के हृदय में, जन जन में अपनी एक अलग अमिट छाप छोड़ करके शिष्टता, व्यवहारिकता और सामाजिकता के जीवंत प्रतिमूर्ति और एक समृद्ध पारिवारिक परंपरा का निर्माण करते हुए परिवार, समाज और राजनीति का समावेश बना करके जिस तरीके से ये त्रिमूर्ति एक्शन कमेटी का पैनल हम यहाँ पर देख रहे हैं, त्रिमूर्ति के रूप में 3 प्रकार की जिम्मेदारियों का भरपूर निर्वाह करते हुए हम लोगों के भाई श्री राधा कृष्ण और संजय यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अभी 2-3 दिन पहले हमारे फोन पर बात हो रही थी, बड़ा हंसी मजाक हुआ और मुझे लगता है कि ये पूरे भारत में इकलौते शख्सियत है जिनके नाम में राधा भी है और कृष्ण भी है। तो जो आत्मा के दोनों स्वरूप है, स्त्री और पुरुष, ये दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और साथ में संजय भी जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में संजय की कितनी माता थी, उनको त्रिनेत्र प्राप्त था। और ये त्रिमूर्ति संस्था फाउंडेशन भी यहाँ पर है और 3 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी आप कर रहे हैं। आप समझिए कि कितने अनुभव है कि, लेकिन उस समय महाभारत था, अब महा हट गया, केवल भारत बचा है। और मैं भारत ही हूँ, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, महा हट चुका है और उस समय केवल संजय थे, आज राधा के उर्फ संजय है। तो इनके भी थोड़ा लेकिन लग गया और इनके और मेरे में थोड़ा विवाद जो होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मुझे लगता है कि इस विवाद को मैं आज जन्म देना चाहता हूँ। तो ये विवाद जन्मेगा तो मुझे लगता है कि राजनीति भी हरी भरी रहेगी, क्योंकि राजनीति विवादों से चलती है। तो एक विवाद भी दे रहा हूँ। और आज हम लोगों के बीच में रमेश अज्ञात जी, और ये भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने नाम के आगे ही अज्ञात लगा दिया। तो जो व्यक्ति जिसका मन और शरीर खो जाता है, जिसका मन और शरीर आत्मा में केंद्रित हो जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है, वो अज्ञात हो जाता है। और उस अज्ञानता के प्रतिनिधित्व के रूप में रमेश अज्ञात थे, जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक, ये जो अध्यात्म के 3 व्यक्तियां हैं, सात्विक, राजसी और तांत्रिक, तीनों के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने अपने आप को अज्ञात कर लिया। इसलिए जो इनके हृदय में जो मर्म है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको मैं महसूस करता हूँ। लेकिन वो पीड़ा नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है, क्योंकि जीवन में इन्होंने अनुसंधान किया है और जीवन में अनुसंधान करने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलता है। संसाधन वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन अनुसंधान वाले बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए इन्होंने अपने जीवन पर अनुसंधान किया। ऐसे ही नहीं इनके हजारों बच्चे हैं, हम लोग तो एक ही तरह वाले हैं, इनके तो हजारों हैं, हो सकता है लाखों की हो, इनको खुद नहीं पता है। और आज हम लोगों के बीच में आज एक बड़ा मुद्दा है। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। और वो अयोध्या के राम भी है और दशरथ के राम भी है, लेकिन दया के राम तो हम लोगों के बीच में है। और इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ये बहुत हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं और इनका चश्मा जो है पावर वाला है, लेकिन हमेशा ब्लैक नजर आता है। ये देखते सब
कोई नहीं देख पाता, इसीलिए इनका नाम दयाराम है। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। कमल श्रीवास्तव जी हैं। कमल को बड़ा विवाद संसद में हो रहा था कल, लेकिन कमल यहाँ पर है आज तलया में, और इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में विकास अधिकारी भी हैं, तो असली कमल का विकास तो ये कर रहे हैं विकास अधिकारी के रूप में। इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम लोग के बीच में डॉक्टर ईश्वर चंद्र पटेल जी, छोटे भाई, और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपने को तपाया और समाज में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। और मैंने पहली बार पूरी दुनिया में सुना कि ईश्वर भी डॉक्टर होता है, और ईश्वर के आगे भी डॉक्टर लगता है। तो ऐसे महामनीषियों में छोटे भाई जो है सबसे बड़ा डॉक्टर वही है, लेकिन डॉक्टर वो लिखता नहीं है। तो ईश्वर चंद्र पटेल जी स्वागत है। पत्रकारिता जगत में एक तरीके से तपस्या कर रहे हैं भाई आर.डी. यादव जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सारे लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं इनके साथ चलती हैं। और अखिल भारतवर्षीय 12 दिवसीय विवाह आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई दिनेश यादव गायक जी, और ये अनमोल धरोहर है जो कि हमारी लोक संस्कृति को पूर्वांचल में और अन्य राज्यों में बेटी पर पोषित करने के लिए इनका नाम हमेशा याद किया जाएगा। हम लोगों के बीच में आज कार्यक्रम के संचालक भी हैं, अक्सर कार्यक्रमों का संचालक करते हैं और हमारी जिम्मेदारी का निर्वाह अक्सर कर देते हैं, तो मैं भार मुक्त रहता हूँ। तो बहुत बहुत बधाई और स्वागत है दिनेश यादव जी का। और आज तमाम ऐसे साथी हैं, सबका नाम लेना संभव तो नहीं हो पाता, लेकिन संजय जी हैं, सुरेश मौर्य जी हैं, भरत जी हैं, तमाम साथी हैं, अशोक जी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे हैं। तो तमाम ऐसे साथी हैं, लेकिन इन सभी लोगों के बीच में बधाई के पात्र हैं भारतीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बहादुर यादव जी। नाम इनका विजय है, साथ में बहादुर जुड़ा हुआ है। ये वास्तव में बहादुर हैं, कभी हिम्मत नहीं हारा उन्होंने, और खोज खोज करके अपने उन महापुरुषों को निकाल करके जनमानस में जागृति के माध्यम से उनको स्थापित करने का काम लगातार करते रहे। भारतीय पशुपालक संघ ने बहुत सारे काम किए हैं, इन कार्यों का वर्णन करना संक्षिप्त में संभव नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय पशुपालक संघ आज बनारस, पूर्वांचल और अन्य प्रदेशों में एक ऐसी संस्था है जो जाति, धर्म और मजहब की खाई से उठ करके जो भारत का सर्व समाज है, जो भारत का बहुसंख्यक समाज है, वो पशुपालक है, असली बहुसंख्यक पशुपालक है। और वो जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने जो जागृति लाई है वो बधाई के पात्र है। लेकिन इस संस्था के नामकरण के समय मैं तो नहीं था, लेकिन जिनके माध्यम से मुझे दुनिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पूज्य बाबूजी राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव की मुखार बिंदु से इस संस्था का नामकरण हुआ। और वो इंसानों का तो नामकरण करते थे, बच्चों का भी नामकरण करते थे, लेकिन संस्थाओं का भी नामकरण उन्होंने ऐसा किया जो उनके न रहने के बाद भी उनकी ऊर्जा से पोषित होकर के हम लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आप सभी लोगों के पिता थे, अगुआ थे, नेता थे, मैं तो उनका केवल शरीर से जन्मा हूँ। आप सब लोग उनकी अजन्मा पुत्र हैं, कभी जन्म लेने की जरूरत नहीं है, आप उनका नाम हमेशा सम्मान से लेते हैं, लेते रहेंगे, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ विजय बहादुर यादव जी के पुण्य पिताजी, और बड़ा गर्व होता है जब वो पिताजी को अपने वास्तविक तपस्या से जोड़ करके जब उन्हें दुनिया शब्द से संबोधित करते हैं, उनको विभूषित करते हैं, ये विशेषण जब उनके साथ लगाते हैं, तब लगता है कि वास्तविक रूप से हम सब लोग भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने दूध में अपना खून मिला दिया। और आज पूरी दुनिया में अगर 5 अमृत अगर कहे जाते हैं, तो उन 5 अमृत में से 4 अमृत ऐसे हैं जो पशुपालकों के घर पर पाए जाते हैं, और जो 4 अमृत जिनके घर में पाए जाते हैं, जो 4 अमृतों का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें भी आज देश आजाद होने के इतने सालों के बाद में अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, अपनी मांग मनवाने के लिए कार्यक्रम करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, तो ये निश्चित रूप से चिंतनीय है। लेकिन आपको हताश और निराश न होते हुए अपने ऊपर गर्व करना पड़ेगा कि आप 4 अमृत का प्रतिनिधित्व करते हैं, अमृत पान कराते हैं, आप देश
की जनता को, दुनिया की जनता को, जनमानस को अमृतपान कराने का काम करते हैं। इसलिए अमृत प्रदाता आप हैं, आप कोई पशुपालक नहीं है, आप अमृत प्रदान करते हैं। आपका महत्व कितना हो सकता है, कल्पना के बाहर है तपस्या आपकी और हम सबकी, क्योंकि हम सब जो गाँव में पैदा हुए हैं। आज ये मैं बैनर देख रहा था, इस बैनर में कुछ नए प्रयोग किए हैं मेरे बहादुर यादव जी ने। राजस्थान में देख रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सबसे पहले फैसले लगा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके नाम का ये सरदार लगना ही चाहिए था, क्योंकि भारत का असली सरदार तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। उस महामनीषी की वजह से आज हम अखंड भारत की परिकल्पना कर पा रहे हैं। लेकिन वो पशुपालक भी थे और देश की जनता का जितना ध्यान उन्होंने रखना, बिना पद पर रहते हुए फायदे किसी ने रखा हो। और सरदार इस देश का सबसे सम्मानित शब्द है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर सर्व समाज में कुछ विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को सरदार कहा जाता है। सरदार वो है जो सदारत करता है, जो अगुवाई करता है, जो अध्यक्षता करता है, जो निर्मित करता है, जो इतिहास बनाता है और इतिहास बनता है, और इसको सरदार कहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ में चौधरी चरण सिंह, जिन्हें आज पूरा देश निर्विवाद रूप से किसान नेता के रूप में मानता है, पूजित करता है। और चौधरी साहब ने कहा था कि देश की असली तरक्की का रास्ता खेतों, खलियानों और गांवों से होकर के गुजरता है, ये चौधरी साहब ने कहा था। ईश्वर पटेल जी ने सही बात कहा था कि चौधरी साहब को मौका नहीं मिला। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद में प्रधानमंत्री कहते हुए जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अगर वो अवसर प्राप्त हो गया होता तो आज पशुपालकों के पास, किसानों के पास अवसर ही अवसर होते, अवसर की कमी नहीं होते। ऐसे थे चौधरी साहब। और आज बाबूराम गौर जी का चित्र इसमें लगा है। मुझे याद है कि पहली बार ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इंडिया टुडे में एक हेडिंग निकली थी कि मजदूर से मुख्यमंत्री तक की यात्रा, ये हेडिंग निकली थी। जब ये मुख्यमंत्री बने, प्रतापगढ़ जिले में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जाकर के मजदूरी करके अपने जीवन यापन के लिए काम करना शुरू किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और वो पशुपालक थे। और इनका नाम गौर क्यों पड़ा? जाति से ये यदुवंशी थे, लेकिन गौर इनके नाम के आगे इसलिए पड़ा कि जब ये पढ़ाई करते थे क्लास में तो बड़े गौर से पढ़ाई करते थे, बड़े ध्यान से पढ़ाई पढ़ते थे। और उस क्लास में 2 बाबूराम यादव थे। तो इसलिए जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे उन्होंने दोनों लोगों का डिस्कशन अलग अलग करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए कि दोनों की पहचान अलग जाए। एक को बुलाओ तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा को बुलाओ तो पहला खड़ा हो जाता है। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ाई पढ़ते थे और गौर से पढ़ाई पढ़ते थे। इसलिए कहा कि तुम्हारा नाम बाबूराम गौर कर देते हैं, तब से ये बाबूराम यादव से बाबूराम गौर। और ऐसे ऐसे महामनुष्यों को निकाल करके भारतीय पशुपालक संघ ने राजेश पायलट जी एक निर्विवाद किसान नेता, जीवन किसान थे। वो जब चलते थे वो किसान लगते थे, बोलते थे वो किसान लगते थे, खाते थे तो किसान लगते थे, अपने पहनावे से भी किसान लगते थे, क्योंकि राजेश पायलट धोती पहनते थे। तो ऐसे ऐसे लोगों का जाति, धर्म और पार्टियों की विचारधारा से ऊपर उठ करके समावेशी विचारधारा को लेकर के भारतीय पशुपालक संघ आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से ये एक अनंत यात्रा है और इस अनंत यात्रा में हम सब लोगों को आहुति देने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो खेती और किसानी का है। पीछे भी था, आगे भी है। इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ाई नहीं करना, नौकरी नहीं करना, सारे क्षेत्रों में जाना है। लेकिन अगर हमें एक संपूर्ण जीवन शैली विकसित करनी है तो खेती किसानी से भी जुड़ के रहने की जरूरत है। आज बड़े बड़े पदों पर जाने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद लोग गाँव की तरफ भाग रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, प्रकृति के बीच में रहना पसंद कर रहे हैं। इसलिए कि एक समय में हमें प्रकृति से जुड़ना ही होता है, स्वाभाविक जिंदगी से जुड़ना ही होता है। ये मानव स्वभाव है और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग पैदाइशी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। हम लोगों के पूर्वजों ने ये काम करते हुए हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। तो उनके स्मरण को रखते हुए, उनकी परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमें अपने व्यक्तित्व को मेहनत कश बनाना है। हम मेहनती इंसान नजर
होगा, किसानी से होगा, खेती से होगा, पढ़ाई से होगा, कानून से होगा और संवैधानिक पदों में जाकर के देश की रक्षा करने से होगा। तो दोस्तों, आज भारतीय पशुपालक संघ को इस व्यापक स्वरूप से देखने की जरूरत है और इस व्यापकता में ही हमारे देश की संस्कृति छुपी हुई है, हमारे देश का वर्तमान और भविष्य में छुपा हुआ है। उस रूप में हमें लेकर के चलना होगा। एक बहुत अच्छे शायर ने कहा था कि आंधियों में भी निशा का दीप जलना जिंदगी है, पत्थरों को तोड़ निर्जर का निकलना जिंदगी है। चाहता हूँ छाया तले दो घड़ी विश्राम कर लूं, किंतु कोई कह रहा दिन रात चलना जिंदगी है। तो पत्थर तोड़ने वाला जिगर तो किसान के पास ही होता है। और जब कोई रचनाकार जब अपनी रचना धर्मिता में लिप्त होता है तो केवल कविता लिखना और कहानी लिखना ही रचना धर्मिता नहीं होती। जब हम खेत में बीज डालते हैं, बेहन डालते हैं, जब धान रोपते हैं, फसल काटते हैं, दौरी करते हैं, उसको उगाते हैं, पछोड़ते हैं, उसको कुटाते हैं और घर में रखते हैं, तो यह भी रचना धर्मिता है। रचना धर्मिता को विस्तार देना होगा, उसको संकुचित नहीं करना होगा। आज रामेश्वर के पास एक बहुत बड़े जन कवि हुए भूमि थी और उनकी रचनाएं एक अमर गाथा है अपने आप में। जैसे मुंशी प्रेम की विवाह साहित्य जगत में इतना बड़ा नाम है वैश्विक स्तर पर, भूमि जी की रचनाएं भी वैश्विक स्तर पर मानी जाती है। जमीन से जुड़ी हुई रचनाएं, उन्होंने एक रचना लिखी थी। उस रचना में इतनी मार्मिकता है कि किसी भी कालखंड में अगर हम किसी भी समस्या को चिन्हित करने की बात करें, उस पर बात करने की बात करें तो केवल उन कविताओं को केवल सुन लिया जाए तो उसमें पूरी समस्याओं का समाधान भी छुपा है और समस्याओं का दर्द भी छुपा है। उन्होंने लिखा था, 2-3 लाइन की रचना है उनकी, मैं आपको सुनाता हूँ, आप उनके मर्म को जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। उन्होंने कहा भूमि जी ने कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेचता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेचता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो रोटियों से खेलता है। एक तीसरा आदमी भी है जो रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि वो तीसरा आदमी कौन है, तो मेरे देश की संसद मौन है। तो मेरे देश की संसद मौन है। कितना दर्द है, कितना मर्म है, कितनी पीड़ा है। आज पशुपालक और किसान अपनी लागत निकालने में परेशान है, लागत नहीं निकल पा रही। कितना बड़ा दर्द है। लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमें उन बातों को हमेशा करना चाहिए जिससे हमारा उत्साह बढ़े, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़े, जिससे हम और ज्यादा शक्तिशाली होकर के, ऊर्जावान होकर के आत्मबल के साथ अपने काम को मजबूती प्रदान करें। आने वाला समय प्राकृतिक खेती का है, प्राकृतिक पशुपालक का है, ऑर्गेनिक खेती का है। उस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये दर्द और पीड़ा जो है ये बहुत स्तर पर कम हो जाएगी। कम स्तर पर नहीं, ज्यादा स्तर पर कम हो जाएगी। तो उस दिशा में भी हमें जाने की जरूरत है और नए नए प्रयोग करने की जरूरत है। हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बातें बहुत सारी होती है, हर एक के दिल में बातें होती हैं और जब दिल से बातें निकलती हैं तो दिल तक का सफर तय करती है। जैसे बांसुरी जब हम बजाते हैं तो बांसुरी बगैर दिल के बजती नहीं, शंख बिना दिल के नहीं बजता। जब तक दिल से नहीं बजाएंगे शंख भी नहीं बजेगा और जब तक बांसुरी नहीं बजाएंगे दिल से तक बांसुरी भी नहीं बजेगी। तो फिर दोनों को बजाने के लिए होंठ को सजाना पड़ता है, मुंह से सजाना पड़ता है। और जब हम किसी पीड़ा और दर्द की व्याख्या करते हैं तो अपने होठ से बोलते हैं, जुबान से बोलते हैं। तो शंख की तरह शंखनाद करिए, आवाज गूंजेगी, सुन करके कोई न कोई रास्ता निकलेगा। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है और साथ में बांसुरी भी बजाते रहिए क्योंकि उसका राग बहुत प्यारा होता है। सुनना सब चाहते हैं उस आवाज को, अपनी बात ऐसी आवाज में बोलिए बांसुरी की तरह, सुनाए सबको दे।
संयमता के साथ, बाई के धर्म के साथ अपनी बात को कहेंगे तो असर जरूर करेगी। प्रतिशोधात्मक सोच नहीं करने की जरूरत है। वातावरण को मीठा भी बनाने की जरूरत है, क्योंकि समाज का वातावरण इतना दिशाहीन हो गया है कि समाज में जब तक प्यार मोहब्बत नहीं होगा तब तक खेती भी नहीं होगी, किसानी भी नहीं होगी, राजनीति भी नहीं होगी, व्यापार भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिना मोहब्बत से कुछ होता ही नहीं, और मोहब्बत होती है तो बिना संसाधन के सब कुछ हो जाता है। इसलिए बदल देंगे जमाने का मुकद्दर, वक्त के हाथ खंजर नहीं रहने देंगे। ऐ जिंदगी जरा होश में आने दो, आप तक की राह में कोई पत्थर नहीं रहने देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ, संवेदनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया हमेशा आशीर्वाद देने का काम किया करते हैं, समाज को जोड़ने का काम किया करते हैं, एक अलग पहचान है। और वक्ता की यही करेंगे हम लोगों के बड़े भैया और विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठे हुए हमारे बड़े भैया राधा कृष्ण संजय यादव जी, जो हमेशा आशीर्वाद देने का काम किया करते हैं, एक अलग पहचान है।